अच्छा जी, अब सबसे पहले तो बेटा ये देख लें कि थोड़ा सा ज़रा हम सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर अपने टॉपिक से जो है वो बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं ज़रा आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लूँ। अच्छा, अब अगर आप अपना सिलेबस देखें तो मेन चीज़ जो मुझे भी आपसे डिस्कस करनी है वो ठीक है, ये पेपर्स का तो आपको आइडिया हो गया होगा अब तक के 2 पेपर्स हैं आपके, P4 है, P5 है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे P4, ठीक है। P5 की प्रिपरेशन जो है वो फिर किस तरह से होगी वो मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब इस वक्त जो आपका कह लें कि A2 का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, 1 मिनट। अच्छा, तो अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, ठीक है, A2 सिलेबस की, तो इसमें आपके पास, ठीक है जी, 9701 ये कोर्स कोड है। अब इसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं एक तरह से। पहला जो आपका पोर्शन है ये फिजिकल का है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें जो कुछ आपने AS में पढ़ा है, ठीक है, आप कह लें कि एक तरह से उसी की कंटिन्यूटी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है उसमें फिजिकल में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग जो है, अस्सलाम वालेकुम बेटा, बेटा माइक अपना म्यूट कर लें आप। अच्छा जी, तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास कुछ टॉपिक वो भी हम देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो आपके 2 मेन सेक्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर है, एक तरह से ग्रुप 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, बट मेनली हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक है, ठीक है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेन आपके 4 सेक्शंस हैं अगर हम बात कर लें A2 के सिलेबस की, ठीक है। फिजिकल आपका एक मेजर सेक्शन है, ऑर्गेनिक काफ़ी डिटेल्ड सेक्शन है। अब ऑर्गेनिक से फिर ऑर्गेनिक जो है वो कनेक्टेड है एनालिटिकल के साथ, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्योंकि मेनली जो हमने एनालिसिस करना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और एनालिटिकल ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले हम ऑर्गेनिक सेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उसी के साथ कंटिन्यूटी में एनालिटिकल सेशन भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो और चारों ही मेजर सेक्शंस हैं। इनऑर्गेनिक छोटा सेक्शन है, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, बट वो ये समझ लें कि उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आना ही आना है। P4 में एक क्वेश्चन इसमें से आना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। तो अब अगर आप अपना सिलेबस देखें तो अब जैसे लेट से ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। और अब ये चीज़ मैं समझता हूँ सबको क्लियर होगी कि इसमें जो आपके बोल्ड में जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कि एक्सप्लेन इन यूज टर्म इलेक्ट्रॉन, तो ये A2 के सिलेबस के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग आपने सारी की सारी AS में पढ़ ली है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। P4 में ओवरऑल जो आपने AS A2 में पढ़ा है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी ये सारा AS में कंप्लीट हो चुका है। एनर्जेटिक्स ये हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं फिजिकल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट लूँगा। ये हमारा पहला सेक्शन है केमिकल एनर्जेटिक्स, ठीक है। और इसको जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें अब जो भी आपके लर्निंग आउटकम्स बोल्ड में है, अच्छा जी, तो ये जो आपके पास लर्निंग आउटकम्स बोल्ड में हैं ये A2 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैटिस एनर्जी, एक्सप्लेन इन क्वालिटेटिव टर्म्स द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड ऑफ आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए ताकि आप टाइम एंड अगेन देखते रहें कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कौन से टॉपिक्स अभी रहते हैं, ठीक है। और अगर लेट से कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप देख सकें कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मिस हो गया हो, जो यहाँ कवर ना हुआ हो, तो आप मुझे बता सकें कि सर ये टॉपिक जो है वो हमारा रह गया या ये आप मिस कर गए, ठीक है। तो ये लाजमी आपके पास सिलेबस की एक कॉपी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इजीली, आप डाउनलोड कर लें इसको। चलें, अब ये है कि हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज फिजिकल सेक्शन से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केमिकल एनर्जेटिक्स,
अच्छा, अब एनर्जेटिक्स जो है ये आपने एएस में भी पढ़ी है। एएस में आपने इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, मतलब जो चीज़ें आप एएस में पढ़ चुके हैं पहले तो एक दफ़ा ज़रा उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, याद है किसी को? जी बेटा, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? हाँ जी, कोई बताना चाहे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब बेसिकली आपके पास जो एनर्जेटिक्स है, केमिकल एनर्जेटिक्स जो है ये क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, at constant pressure। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। यानी हम कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, लेट्स से हमने कहा कि जी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू मेक वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, वाटर बना। अब हमने कहा जी इस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आया होगा, या तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या एनर्जी, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, वी कॉल दिस सिस्टम, ये सिस्टम है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जो है ये सिस्टम है, और इसके अलावा जो कुछ भी है दैट इज ऑल सराउंडिंग्स। तो हम कह रहे हैं कि जी या तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज होगी, या इसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। ठीक है, तो दो काम हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो आपको पता है कि दैट वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है तो दैट वुड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तो ऑब्वियसली हर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है। ठीक है, जब आप ओपन एयर में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन, व्हेन वी आर डूइंग अ रिएक्शन ऑन ओपन एयर, तो दैट मींस इट इज कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा एच से। ठीक है, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज जिसे आप नाम दे देते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेल्टा एच से। तो डेल्टा एच क्या है? व्हाट इज डेल्टा एच? इट इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज मींस एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच। और अगर हम इस डेल्टा एच के ऊपर एक सर्किल लगा दें, ठीक है, ये मैं जस्ट थोड़ा सा एएस वाला जरा रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम डेल्टा एच के ऊपर ऐसे सर्किल लगा दें तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। नाउ इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है जी, अब ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या है कि व्हेन वी आर मेजरिंग द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। ठीक है, मतलब आपने इसमें 273 ऐड कर दिया, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर मस्ट बी एट 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंसंट्रेशन, अगर आप सोल्यूशन में कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? यानी जो भी आपके पास सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब, एंड द एलिमेंट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। Elements must be in their standard state। जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं they must be in their standard state। ये आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। मीन्स व्हेन वी आर डूइंग अ रिएक्शन इन दीज कंडीशंस, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच नॉट। तो अब इसमें सबसे पहला एंथैल्पी चेंज आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। ठीक है जी, डेल्टा एच एफ, या जिसे हम नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इसे हम डिफाइन करेंगे। ये आपने एएस लेवल में पढ़ा है कि व्हेन 1 मोल
of a substance, 1 mole of a substance, let's say sodium chloride. When 1 mole of a substance form, ठीक है, 1 मोल बन रहा है सोडियम क्लोराइड का, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट. यानी फॉर्मेशन क्या है कि ये कंपाउंड किससे बन रहा हो, एलिमेंट से. अब कौन से एलिमेंट से बन रहा होगा, सोडियम एंड क्लोरीन. तो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो मतलब सोडियम की स्टेट क्या होगी, सोडियम रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड, और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस. ठीक है, तो व्हेन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये जो आपके पास एनर्जी चेंज होगा, दिस वुड बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2. तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट. ठीक है, ऐसे में कहूँगे जी राइट द फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CO2. इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस. इसकी स्टैंडर्ड स्टेट थी सॉलिड. ठीक है, ये किससे बन रहा होगा, कार्बन से. कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, सॉलिड इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, गैस. तो व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है. अब फॉर्मेशन इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोस्टली ये नेगेटिव होती है, ठीक है, बट इन रेयर केसेस इट कैन बी पॉजिटिव. तो फॉर्मेशन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, नॉर्मली जो है जब भी कंपाउंड बनता है तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्मेशन आपको नेगेटिव मिलेगी, बट इन रेयर केसेस इट वुड बी नेगेटिव मिलेगी, बट कुछ केसेस के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है. और पॉजिटिव अगर बहुत ज़्यादा होगी, लेट्स से मैं कहूँगा जी प्लस, सपोज कोई किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन है प्लस 5640, तो हम कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड के बनने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की है, ये तो मैंने जस्ट वैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दी. ठीक है, तो ये आप सिंपल ध्यान में रखें कि फॉर्मेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी. ठीक है बेटा, डेफिनेशन बिल्कुल सही थी आपकी. तो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म. इसी तरीके से अब यहाँ पे हमने एक जो नई टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि यूँ समझ लें कि ये पहला टॉपिक होगा एक तरह से आपका A2 का, स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी. ठीक है जी, लैटिस एंथैल्पी है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, स्टैंडर्ड कंडीशन. अच्छा, अब यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी, पहली बात तो आपके सिंपल ध्यान में होगी जी लैटिस क्या होता है, व्हाट इज लैटिस. ठीक है, अगर हम लैटिस की बात करें तो लैटिस क्या है, रेगुलर 3-dimensional arrangement of particles. ठीक है जी, लैटिस क्या है, अ रेगुलर 3-dimensional arrangement of particles. अब पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं. इफ पार्टिकल्स आर आयंस तो इसका मतलब आयनिक लैटिस की बात हो रही है. ठीक है, अगर पार्टिकल्स आयंस हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक सब्सटेंस. ठीक है, तो लैटिस क्या है, अ रेगुलर 3-dimensional arrangement of particles. अब लैटिस एंथैल्पी क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, तो ये हो जाएगा कि इट इज द एनर्जी चेंज, it is the energy change that occurs when 1 mole of an ionic substance. ठीक है, क्या बन रहा है, ionic substance. When 1 mole of an ionic substance, it is the energy change that occurs when 1 mole of an ionic substance form from its gaseous ions. किससे बन रहा हो, gaseous ions से. It is the energy change that occurs
व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, बेटा 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी, so it is the energy change that occurs when 1 mole of an ionic substance formed from its gaseous ions measured under standard conditions. ठीक है जी, इट इज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स। अब इसमें मेन मतलब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें देखने हैं। इट इज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल, कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, किससे बन रहा हो? गैसियस आयन से, मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो फॉर्मेशन में क्या था कि 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, बट वो किससे बन रहा था? एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे आयनिक सब्सटेंस बन रहा है, यानी यहाँ पे भी बन NaCl ही रहा है। लेट्स से मुझे कहा जाए कि जी राइट द लैटिस एंथैल्पी इक्वेशन फॉर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमने कहा जी NaCl व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। अब सोडियम यानी कि किस फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस आयन की फॉर्म में, Na प्लस गैसियस आयन प्लस Cl माइनस गैसियस आयन, यानी जो आपके रिएक्टेंट्स हैं दे मस्ट बी गैसियस आयंस। सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट, क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट। तो अब जो एनर्जी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी, ये कहलाएगा डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। तो व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। कि 1 मोल आयनिक सब्सटेंस बनाने के लिए फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस कितनी एनर्जी चेंज आएगा, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। अब जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के लिए लिख ली, अब ऐसे ही लेट से हमसे कहा जाए कि जी मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए लिखें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगी? Mg2 प्लस इन गैसियस फेज प्लस क्लोराइड आयंस कितने होंगे? 2Cl माइनस इन गैसियस फेज प्रोड्यूसेस MgCl2 इन सॉलिड फेज। तो ये जो डेल्टा एच होगी दिस मस्ट बी डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी लैटिस एंथैल्पी। जी बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल लैटिस एंथैल्पी आ गई कि व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये बताएं कि लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? जी, लैटिस एंथैल्पी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा आपके ख्याल में? जी बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखें ये फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बनने जा रहा है, NaCl बन रहा है, ठीक है। तो जब भी मतलब एक तरह से आप कह लें कि फॉर्मेशन, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या होगा, ये आप मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो जहां भी लैटिस एंथैल्पी, यानी हम कहेंगे कि कहीं पे भी अगर लैटिस बन रहा है, ठीक है, इसको बनाने के अंदर जब गैसियस आयंस आपस में कंबाइन होंगे दे विल ऑलवेज रिलीज एनर्जी, बिकॉज ये एक लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये जो MgCl2 बना है नाउ दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी विल ऑलवेज बी
नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगी, मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, दिस वुड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? बिकॉज इट इज यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है जी, क्यों है नेगेटिव? बिकॉज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, it is the formation of lattice due to the attraction between oppositely charged ions। ठीक है, क्योंकि ये oppositely charged ions के दरमियान अट्रैक्शन है, so that's why it would always be negative। ठीक है, हमेशा जब भी लैटिस बनेगा या आप कह लें कि आयनिक सब्सटेंस बनेगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगी, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। और यूनिट क्या होगा? यूनिट किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी का यूनिट क्या हो जाएगा? किलो जूल्स पर मोल। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि लैटिस एंथैल्पी क्या है और किस तरह से आपने इक्वेशन लिखनी है। लेट्स से हमसे कह दिया जाए कि जी एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। सपोज हमसे कहा जाए कि जी राइट दी लैटिस एंथैल्पी इक्वेशन फॉर लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस गैशियस आयन प्लस O2 माइनस गैशियस आयन मेक्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 1 मोल ऑफ, अगर यहाँ पे 2 मोल्स बनेंगे तो फिर ये लैटिस नहीं कहलाएगी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी ये सिर्फ तब तक है जब तक यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, तो दिस इज डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस वुड बी नेगेटिव। ठीक है, चलें, ये तो बात हो गई लैटिस एंथैल्पी की। अब जरा आ जाते हैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द लैटिस एंथैल्पी। हाउ वुड वी डिसाइड कि जी इस आयनिक कंपाउंड में एनर्जी ज़्यादा होगी या इसकी कम। अच्छा, एक और चीज़ इससे पहले देख लें, जैसे हमने कहा कि जी NaCl है। ठीक है, एक और चीज़ हमें इसमें डिस्कस करनी है। लेट से मैं कहता हूँ कि Na प्लस गैशियस प्लस Cl माइनस गैशियस। Cl माइनस गैशियस, ये दोनों कंबाइन हुए एंड दे फॉर्म NaCl सॉलिड। ठीक है, एंड लेट्स से वी से कि जी डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लैटिस इज लेट्स से दिस इज -750 समथिंग। ठीक है, एक्चुअल कितनी है वो खैर हम यहाँ नहीं देख रहे, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया, ये एक्चुअल कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, let's say this lattice enthalpy of this compound is -750 kilojoules per mole। ठीक है, अच्छा, अब अगर लेट से आप इस लैटिस को ब्रेक करते हैं, व्हाट इफ वी ब्रेक दिस लैटिस, अगर मैं इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ के दोबारा आयंस में कन्वर्ट करूं, यानी ये क्या थी? दिस इज लैटिस एंथैल्पी, ये लैटिस एंथैल्पी है। अब अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? जी बेटा, कोई बता सकता है कि NaCl को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? पॉजिटिव 750 रिक्वायर्ड होगी, मतलब उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जस्ट आपका साइन चेंज होगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो टू ब्रेक NaCl हम सिंपल कह सकते हैं कि टू कन्वर्ट NaCl इनटू गैशियस आयंस। ठीक है, इसको अगर आपने दोबारा गैशियस आयंस में कन्वर्ट करना है तो 750 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी एनर्जी अब रिक्वायर्ड होगी, वुड बी रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल में भी इतनी है। ठीक है, तकरीबन 700 कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव में वैल्यू होगी वही पॉजिटिव में हो जाएगी। एंड नाउ वी वुड कॉल इट लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, जब आप लैटिस को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि लेट्स से हम कह रहे हैं कि जी डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज -750 समथिंग किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा H लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ NaCl वुड बी +750 किलोजूल्स पर। और बाज़ बुक्स में आपको ये दोनों एक ही टर्म से मिलेंगी, यानी कि लैटिस एंथैल्पी, लेकिन मतलब आप कह लेंगे इन दोनों के लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे, लैटिस एंथैल्पी एंड लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव
एंड लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी इज कि व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, एंड लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी इज कि व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज बीइंग ब्रोकन। ठीक है, जब आप उसको तोड़ रहे हैं तो वो डिसोसिएशन एंथैल्पी है, और बना रहे हैं तो वो लैटिस एंथैल्पी है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हमने सिंपल लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन कर लिया, क्या होती है लैटिस एंथैल्पी में और डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कि हाउ वुड वी डिसाइड, यानी चलिए मैं डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, कि लेट से मैं कहता हूँ कि जी लेट से वी हैव 2 आयनिक सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन दोनों में से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, सोडियम क्लोराइड की या मैग्नीशियम क्लोराइड की? जी बेटा। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी आपके ख्याल में ज़्यादा होनी चाहिए या मैग्नीशियम क्लोराइड की? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, magnesium chloride. The lattice enthalpy of magnesium chloride would be greater than the lattice enthalpy of sodium chloride. Reason is charge. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाता है, न्यूक्लियर। आप हम कह लेते हैं कि यानी हम कह रहे हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैटिस एंथैल्पी। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है दैट इज चार्ज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +1, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, +2। तो आयनिक चार्ज जो है दिस विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस एंथैल्पी। यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा, आप ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपके आयंस के ऊपर कैटाइनिक, यानी ये जो आपका कैटाइन है इसके ऊपर चार्ज है +1, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, Cl के ऊपर चार्ज -1 में। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपका कैटाइनिक चार्ज बढ़ गया, तो कैटाइनिक चार्ज बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयनिक चार्ज जो है यानी कि आयनिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। जितना ज्यादा चार्ज होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो चार्ज वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एंथैल्पी। तो कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड हो जिसमें चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा, सेकंड फैक्टर है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, ठीक है, सपोज हमने कहा कि जी हमारे पास 2 आयनिक कंपाउंड हैं, लेट्स से सोडियम क्लोराइड, ये चले हम कह देते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 and MgCl2, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमें पता है कि जी बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 2, तो +2, और इस पे भी चार्ज क्या है +2, और एनाइन के ऊपर चार्ज क्या है -1, और इस पे भी चार्ज क्या है -1। तो चार्जेस तो सेम है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे चार्ज तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब जब चार्जेस सेम होंगे तो नेक्स्ट थिंग हमने देखी कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 2, बट बेरिलियम जो है इज अ स्मॉलर कैटाइन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बेरिलियम मैग्नीशियम के मुकाबले में स्मॉलर कैटाइन है, तो जितना छोटा आयन होगा डिस्टेंस बिटवीन आयन्स भी उतना कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्मॉलर आयन्स वुड हैव मोर लैटिस एंथैल्पी एज कंपेयर टू लार्जर आयन्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। जितना छोटा आयन होगा तो आप कह सकते हैं कि आयन्स उतने ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, और जितने आयन्स क्लोज होंगे अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 would have higher lattice enthalpy
then magnesium chloride due to smaller cationic radii, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर कैटाइनिक रेडिया। तो जितना रेडियस कम होता जाएगा डिस्टेंस कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा। जी बेटा, ये दोनों फैक्टर समझ में आए हैं? ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन? तो ये दो फैक्टर्स हैं जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडिया। आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। आयनिक रेडियस जितना ज्यादा होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने। दीज टू फैक्टर्स विल डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी की जो स्ट्रेंथ है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, आयनिक चार्ज के ऊपर और आयनिक रेडियस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी में हमने सिंपल डेफिनेशन देख ली, फैक्टर्स देख लिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज रह जाती है कि हाउ टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी, वो जरा हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, फिलहाल क्योंकि अभी हमें कुछ चीजें और पढ़नी है इससे पहले कि हम लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करें। ठीक है, अभी कुछ और टर्म्स हैं जिसमें नेक्स्ट जो हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी आपने पहली एनर्जी टर्म पढ़ ली लैटिस एंथैल्पी, और अब दूसरी एनर्जी टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इससे पहले आपने एक टर्म पढ़ी है एएस के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको याद हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, मैं यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर लेता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आपने एएस में पढ़ी है। व्हाट वाज आयनाइजेशन एनर्जी? के एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ तो आपको वहां से बात क्लियर हो जाएगी। यानी लेट से अगर मेरे पास सोडियम है और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ठीक है, सोडियम, बट इट मस्ट बी इन गैसियस फेज। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो भी एलिमेंट है इट मस्ट बी एटमाइज्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। ठीक है, किसी भी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए और उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या आप कह लें कि +1 आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, energy required to produce 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to produce 1 mole of gaseous ion, that is called ionization energy। ये कहलाएगी ionization energy। ठीक है, तो ये क्या था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट वाज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा पॉजिटिव होती है, रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एनर्जी चेंज, इट इज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स when 1 mole of electron is gained by, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वहां लॉस हो रहे थे, यहाँ गेन हो रहे हैं। when 1 mole of electron is gained by 1 mole of gaseous atom, ये भी क्या होने चाहिए, gaseous atom। It is the energy change that occurs when 1 mole of electron is gained by 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of negative -1, या आप सिंपली कह लें कि 1 mole of gaseous
एनाइन, क्योंकि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं बाय 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एनाइन। तो मैं कहता हूँ कि जी लेट से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इक्वेशन लिखें, तो हम कहेंगे Cl क्लोरीन गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम gaining 1 mole of electron. 1 mole of gaseous atom means we have 6.02 into 10 power 23 chlorine gaseous atoms and each atom is gaining 1 electron. हर क्लोरीन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर आपके पास ये 1 मोल है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1 मोल होंगे, ठीक है, मीन 6.02 ये और 6.02 ये। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइंस बन जाएंगे, ठीक है जी। तो 1 मोल गैसियस एटम जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एनाइंस, दैट इज कॉल्ड डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is gained by 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous anion. This is called electron affinity. जिस तरह ionization energy है, energy required to remove electron, electron affinity है, energy change that occurs when an atom gains electron. ठीक है, एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट्स हम कह रहे हैं कि जी चलें ब्रोमीन Br in gaseous form, ठीक है, मतलब आपने इसको ऑलरेडी एटमाइज किया हुआ है, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Br माइनस, तो ये हो जाएगी डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जब कोई भी गैसियस एटम 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एनर्जी चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ठीक है जी, तो ये हमने सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एनाइन, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली अभी पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है, जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी होगी, बट अभी फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अब क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो आप इसको सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकता हूँ एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है, आप सिंपल सोचेंगे क्लोरीन जो है, ये इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17, ठीक है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। तो इस वक्त जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये हमेशा नेगेटिव होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, फोर्थ क्या होगी, वो फिर इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे, ठीक है। आज मैं इसको बस यहाँ तक रखूँगा। आज मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो है वो थोड़ा सा कहने की क्लास करनी थी, तो इंशाल्लाह ताला कल से हम इसको प्रॉपर, या आज हमने 2 टर्म्स देख ली, लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इसमें बेटा कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब